बढ़िया है नेता, बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, बहुत सही। ये बताओ भाई, हमको खुद को नहीं याद है लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाए थे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दिए थे। हाँ ये तो करा दिए थे, ठीक है आज। चलो भाई देखो, सुनो। चलो भाई एक बार थोड़ा बेसिक रिकॉल करते हैं, क्या पढ़ा था छुट्टी में, नहीं भूला तो होगा ही। हाँ चलो, ये बताओ, ये बताओ नेता लोग, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या एम आर स्क्वायर लिख लिया जाता है, डिनोट किया जाता है आई से और लिखा जाता है एम आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अगर हम रिंग की बात करें तो ये भी क्या होता है, एम आर स्क्वायर। किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना। डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट क्या होता है? डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू। अच्छा रिंग के बाद क्या डिस्क आ जाता है अपना। डिस्क में भी दो है, एक अपने पास क्या है एम आर स्क्वायर बाई टू, और एक क्या है एम आर स्क्वायर बाई फोर। और क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर अपना रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रिंग जैसा होता है हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हॉलो सिलेंडर, अरे होता है ना। हॉलो सिलेंडर को टॉप से देखोगे तो रिंग ही तो दिखाई देगा। क्या होता है भाई? आई बराबर एम आर स्क्वायर। और एक और एक्सिस होती है परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर वाली, तो क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। याद है मोटा मोटा हिसाब किताब? बढ़िया। ऐसे ही अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर में क्या था? सॉलिड सिलेंडर में भी दो था भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो एक तो था अपने पास एम आर स्क्वायर बाई टू जो एक्सिस के अलोंग था, और एक्सिस के परपेंडिकुलर एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, मतलब काइंड ऑफ दिस की कॉर्नर वाला। यहां पे अगर यहां पे लोगे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ये तो हो जाएगा। यस। अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा और क्या था? स्फेयर याद है? स्फेयर में दो थे, कौन कौन से? स्फेयर में दो थे, एक हॉलो और दूसरा सॉलिड। एक हॉलो स्फेयर, दूसरा सॉलिड स्फेयर। हॉलो स्फेयर में क्या था? 2/3 mr स्क्वायर, और सॉलिड में 2/5 mr स्क्वायर। मोटा मोटा इतना याद रहना चाहिए, और 8-10 सवाल बना लो, 8-10 सवाल बना लेना रिकॉलिंग के लिए। चल देखो, इसी में अगले हिस्से पर चलते हैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टॉर्क। हाँ, वेरिएशन। अरे रेडियस ऑफ गायरेशन तो एम के स्क्वायर कर दो ना यार, मतलब एम के स्क्वायर लिख दो भाई, तो कुछ नहीं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क, और टॉर्क में लिखा था टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है ना। या इसको लिखा था आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा। और हमने कहा था कि टॉर्क जो होगा ये आर, और टॉर्क जो होगा एफ, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस प्लेन में आर और एफ लग रहे होंगे, टॉर्क उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, आएगा ना। यस ठीक। चलो ये बेसिक बेसिक ज्ञान था टॉर्क के रिगार्डिंग। अच्छा जब हम इसको पढ़ रहे थे तो इसी में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हमने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम, याद है? इक्विलिब्रियम में क्या, एफ एक्स बराबर भी जीरो, एफ वाई बराबर भी जीरो, और नेट टॉर्क बराबर भी जीरो। किसी भी पॉइंट के अबाउट या एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट?
किसी भी पॉइंट के अबाव। ठीक, यहां तक कहानी थी। अच्छा ओके, आज ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा रोल में आएंगे। इसके बाद क्या भाई, सब सवाल बनाने हैं यार, पूरा रोटेशनल मोशन सवाल का गेम है। इसके बाद क्या, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम में भाई एल बराबर क्या, एम वी आर। एल बराबर क्या, एम वी आर। इसको एम इंटू आर क्रॉस वी लिखते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, पॉइंट मास। अरे होता है ना जी, किसके लिए होता है, पॉइंट मास के लिए। अरे नेता थोड़ा टाइम से आया करो। ठीक, तो अच्छा ये भी क्या, जैसे टॉर्क है वैसे ये भी रहेगा, जैसे टॉर्क है वैसे ये भी रहेगा, रहेगा ना। आर और वी से कितने एंगल पर, 90 डिग्री पे। जिस प्लेन में आर और वी होंगे, क्या एल उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लैरिटी है ना। चलो और सोचो, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास की बात करें तो यही एल किसके बराबर हो जाता है, आई इंटू ओमेगा। जिधर ओमेगा का डायरेक्शन होगा उधर ही एल का भी डायरेक्शन होगा। क्लैरिटी है ना। हाँ। ओमेगा का डायरेक्शन अगर मान लो, मैं कह रहा हूं कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, आपका एक रॉड है ये, और ये रॉड ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। तो जिधर ओमेगा का डायरेक्शन होगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मोटा मोटा हिसाब क्लियर है। यस। अच्छा, इसी में हम लोग एक बात पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे। अरे पढ़े थे ना, क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर अपना नेट टॉर्क जीरो है, टाउ नेट बराबर जीरो है, तो क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल हो जाता था। कैसे होता था भाई, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डीएल बाई डी टी। टाउ इक्वल्स टू डीएल बाई डी टी। जैसे एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी होता था, वैसे टाउ बराबर क्या होता था, डीएल बाई डी टी। तो अगर टॉर्क जीरो है तो क्या डीएल बराबर जीरो होगा, और डीएल का मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब डेल्टा एल बराबर जीरो, मतलब एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। यहां से आया। इसी के सवाल हम लोगों ने बनाए थे, लास्ट में इसी के सवाल बनाते बनाते क्लोज किया था। अब जैसे मान लो हम एक सवाल कहें तुम्हारे लिए, क्या है ये सवाल बनाया था, शायद नहीं बनाया था, नहीं बनाया था ना, नहीं। सी होगा, सी होगा, याद कर लियो। कहा जा रहा, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of diameter of the ring. The ring rotates now with an angular velocity. अब जो रिंग है वो किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। तो बताओ, जब तुमने जेंटली उसके ऊपर रखा तो क्या तुमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क दिया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिया। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस सवाल पढ़ो, केवल कह रहा है कि एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, जिसका रेडियस क्या है, r है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वो अपनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गोल घूम रही थी। सवाल पढ़ना आ गया तो बनाना भी आ जाएगा। Two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of the diameter. एक मास हमने यहां अटैच किया, एक मास हमने यहां अटैच कर दिया। मास बढ़ा दिया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जो इनिशियल वही फाइनल, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। तो बस, तो क्या लिखेंगे, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल कितना, बोलो एल इनिशियल कितना, आई इंटू ओमेगा, और एल फाइनल कितना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मास का एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और यहां पर कितना, इंटू ओमेगा डैश। तो आई बराबर क्या लिख लें, एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस यहां पर,
अरे भाई पार्टिकल है ना, पार्टिकल का मास कितना है m, रेडियस कितना है आर स्क्वायर, तो ये एम आर स्क्वायर हो गया, ये भी क्या हो गया एम आर स्क्वायर। अब ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर, और रिंग का मास कितना है, रिंग का मास कितना है कैपिटल एम, तो ये हो गया अपने पास एम आर स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, यहां बोलो आई की जगह क्या लिख लोगे कैपिटल एम, और यहां पर क्या 2m, और यहां पर आर स्क्वायर ओमेगा डैश बाहर कर दें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दें, ओमेगा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2। अरे क्लैरिटी है, कठिन है नहीं, ठीक है। चलो ये देखो एक सवाल और देखो, फिर कोशिश करो बनाने का, ये बनवा दिया था क्या मैं, हाँ ये बनवा दिया था, नहीं बनवाया था, नहीं बनाओ, बनाओ। कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m है एंड रेडियस r है, इज रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विदाउट फ्रिक्शन, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v collides against the cylinder and stick to the rim. After the impact calculate the angular velocity of the cylinder. सिलेंडर का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा इंपैक्ट के बाद, टकराया और टकरा के चिपक गया, टकराया और टकरा के चिपक गया, ओमेगा बताना है कितना होगा। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर दो, ये सब सवाल ऐसे होने चाहिए कि इसका पैटर्न इतना थॉरली याद हो कि फिर बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत दिमाग ना लगाना पड़े ये सवाल बनाने के लिए। बना पाए, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई, तो बना ना एल इनिशियल बराबर आई इंटू ओमेगा, ही तो लिखना है। पहले देखिए कितने से घूम रहा है ओमेगा से, और इसकी रफ्तार कितनी है v, क्या पॉइंट मास है, पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लगता है mvr, पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा mvr, मास पता है v पता है, तो आई ओमेगा कैसे लगा दोगे, आई ओमेगा भी लिखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट वो एक स्टेप बढ़ जाएगा सवाल। चले आगे बढ़े, चलो मिला लो मेरे से, मेरे से मिलाओ, ये बताओ क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, क्या ये सॉलिड सिलेंडर है, रुका हुआ है या घूम रहा है, कितने से, सब सब पार्टिसिपेट करके बनाओ तो मजा आएगा यार, मैं पूछता रहूं तुम जवाब देते जाओ ना तो तुम्हें आ जाएगा यार, कुछ टफ नहीं है बहुत आसान है। ये बताओ एल इनिशियल जब मैं लिख रहा हूं तो क्या मेरी डिस्क रुकी हुई है कि गोल घूम रही है, गोल घूम रही है ना, तो आई इंटू ओमेगा होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ये पॉइंट मास का है कि नहीं है यार, अरे है कि नहीं है, अच्छा इसका मास कैपिटल एम है तो कैपिटल एम लिख लो, लो ये बताओ जब पॉइंट मास है जिसकी रफ्तार कितनी है v, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, अरे एंगुलर मोमेंटम कितना एम वी आर, अरे क्लैरिटी है, याद रहना चाहिए कि पॉइंट मास के लिए हम जनरली फॉर्मूला क्या यूज करेंगे एम वी आर, अरे क्लियर है ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। अच्छा एल फाइनल जब लिखोगे तो क्या दोनों चिपक गए, तो ये ओमेगा रहा कि ओमेगा डैश हो गया, ओमेगा डैश, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ एम आर स्क्वायर प्लस, प्लस कितना, अरे इस पॉइंट मास का कितना होगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, नहीं आया, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 एम वी आर, ठीक है।
हमसे पूछा क्या था? हमसे क्या पूछा था? ओमेगा डैश। क्या m, और यहां से क्या आर स्क्वायर, यहां से m, यहां से r, यहां से m आर स्क्वायर, सॉरी m नहीं घटेगा, m नहीं घटेगा, अरे क्या कुछ भी कर रहे हो यार। हाँ चलो, आर स्क्वायर काट दें, क्या बचेगा? आर से m आर ओमेगा बाई 2 प्लस, प्लस यहां कितना? एम वी, और इधर कितना? इधर कितना? अरे भाई एम आर बाई 2 प्लस एम आर इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश का वैल्यू आ गया, ओमेगा डैश का वैल्यू आ गया एम आर ओमेगा बाई 2 प्लस एम वी को भी ऐसे लिख लिया जाता है, वी को चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, वी को क्या लिख सकते हो? रेडियस कितना है? आर, तो वी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, तो चाहो तो ऐसे आर ओमेगा लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, बट क्वेश्चन में किसके टर्म में दिया हुआ है? वी के टर्म में, तो आंसर भी वी के टर्म में ही मेंशन रहेगा। अरे क्लैरिटी है ना? तो वी ही रहने दो, जबरदस्ती डेटा बेस सवाल हो गया। होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया? एम आर बाई 2 प्लस एम आर, ये आपके पास नेट ओमेगा डैश होगा। क्लियर? अब जैसे इसी पर बेस्ड सेम एक और सवाल है, ये देखिए, कह रहा है थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल डेटा है तो खट से लगेगा। कह रहा अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द पुली ऑफ डिस्क ऑफ इक्वल मास रेडियस r बाय मीन ऑफ अ स्लैक स्ट्रिंग एज शोन। द पुली इज हिंज्ड अबाउट इट्स सेंटर। ये पुली हिंज्ड है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पुली रखी है, और इस पुली से एक ऐसे ढीली सी रस्सी जुड़ी हुई है, और इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है। कह रहा द पुली इज हिंज्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया गया है 5 मीटर पर सेकेंड से। इट्स वेलोसिटी व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट विल बी। जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो इसकी रफ्तार क्या होगी? सवाल समझ पाए? एक तुम्हारे पास से डिस्क है, या पुली टाइप कोई सिस्टम मान लो, डिस्क मान लो, उसमें एक रस्सी जोड़ दो, और रस्सी जोड़ के एक ब्लॉक को ऐसे ढीला छोड़ दो, और उसको उसके रेडियस के अलोंग प्रोजेक्ट कर दो। बात समझे ना? तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो क्या रस्सी खींचेगी, और रस्सी खींचेगी तो क्या वो डिस्क को भी घुमाएगा? तो खींचने के बाद इसी की रफ्तार पूछा है, डिस्क का नहीं पूछा है, इसी की पूछा है, क्या रफ्तार होगी। बढ़िया सवाल है, करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सब वही है, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, दैट्स इट। दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है, रेडियस आर है, स्लैग स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, द पुली इज हिंज्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। ये बताओ, क्या इनिशियली ये डिस्क कुछ घूम रही थी क्या? रुकी हुई थी। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका आएगा? डिस्क का, ब्लॉक का, या दोनों का? दोनों का। कैसे? ये तो चल ही नहीं रहा। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 0। और इसका क्या होगा? एम वी आर। मास कितना है? एम। रफ्तार कितनी है? रफ्तार कितनी है? 5। 5 है। प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5। और रेडियस? अरे भाई रेडियस कितना? आर। बात समझ रहे हैं? जब रस्सी टाइट हो जाएगा तो क्या होगा? तो रफ्तार वही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। अब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। खाली इसमें ओमेगा का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, अगर वो ढूंढ ले गए तो काम बन जाएगा, और वो कॉन्स्ट्रेन से आ जाएगा। छोटे छोटे सवाल होते हैं सब, बहुत छोटे छोटे, लेकिन ये अच्छे सवाल बनाते हैं। हर दीन दयाल मेरा। भाई एक दिन मैं निकला था यहाँ पे घूमने के लिए,
ऐसा ट्रैफिक में फंसा कि फिर हिम्मत ही नहीं हुई निकलने की। अरे भाई, बीवी बच्चा लेके पैदल, एक तो मेरी बिटिया आतंकवादी है। हाँ भाई, कोई आंसर मिल रहा है क्या? नहीं आ रहा है? हाँ, कितना? तो ऑप्शन में है कि नहीं? है तो ठीक तो है। करो ना, देखो मैं भी निकाल देता हूं, मुझे पता नहीं आंसर क्या होगा। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल क्या लिख ले? मास है एम, और वी कितना है? 5, और रेडियस कितना है? आर। एल फाइनल। एल फाइनल। अरे भाई, इसका ओमेगा होगा ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग है कि डिस्क है? डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। अरे क्लियर है? अच्छा। प्लस, प्लस कितना? मास हो गया एम, रफ्तार हो गई वी, और ये कितना हो गया? आर। सोचो, जब ये स्ट्रिंग टाइट होगी, इस पूरे में बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि जब ये स्ट्रिंग टाइट होगी, अगर इसकी रफ्तार भी है तो इसकी भी क्या होगी? नहीं समझे? अगर इसकी रफ्तार भी है तो इस पॉइंट की भी रफ्तार क्या होगी? वी। और वी बराबर क्या होगा? आर ओमेगा। वी बराबर क्या होगा? आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहां पे? ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? वी बाई आर। यही गेम था बस। तो ये कितना हो गया? 5 mr प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा की जगह कितना? वी बाई आर प्लस एम वी आर। क्या आर से ये कट गया? कट गया। क्या और कटेगा? एम आर और एम आर कट गया। 5 बराबर कितना? v बाई 2 प्लस वी। तो 5 बराबर कितना? 3v/2। तो 2 5 10, 10/3 मीटर पर। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। द राइट आंसर इज 10/3। कहां गलत हो रहा था? ये तूने सब सही लिखा है यहां तक? यहां तक सही लिखा है? तो जोड़ घटाना में गलत हो रहा। भाई, गजब आदमी हो यार, ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो अभी तो यार। कुछ मतलब इसमें कुछ मैथमेटिक्स नहीं है भाई, कुछ मैथमेटिक्स नहीं है। ये बताओ, चलो अब देखना, अब यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम जितना पढ़े हो, यही कॉन्सेप्ट उठकर आ जाएगा। एक और टॉपिक है जिसका नाम होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पढ़ते थे ना ट्रांसलेशनल मोशन में, कोलिजन में पढ़ा होगा। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे। सेम एज यहां करेंगे। अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा लगाए नहीं है, क्योंकि अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से जाते थे। कुछ याद नहीं है, सब गाधा हो गए हो एकदम से वे। 4 5 दिन की छुट्टी क्या हो जाती है, सब रिदम गायब, फैल गए। चलो आओ देखो भाई साहब, ये बताओ, टॉर्क पढ़ा दिए थे? नहीं, आई इंटू एल्फा वाला टॉर्क। हाँ, नहीं पढ़ाए थे यार शायद। पढ़ा दिए थे? देखो, जहां तक हमको लगता है कि नहीं पढ़ाए थे। हाँ, देखे। एटी ए आर निकालना सिखाए थे कि नहीं? टेंजेंशियल एक्सलरेशन, रेडियल एक्सलरेशन, ये सब नहीं सिखाए थे ना? ना वही तो, नहीं कराए थे। नहीं कराए थे, नहीं कराए थे। अरे बहुत आसान होता है। ये बताओ, ये बताओ भाई, सुनना ध्यान से। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ये किसके बराबर होता है? डीएल बाई डी टी के। जिसको किसके बराबर लिख दिया जाता है फर्दर? आई इंटू एल्फा के। कैसे लिखा जाता है? डी बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा। क्या आई को बाहर कर ले? अरे आई को बाहर कर ले, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। आंटी फोन बंद कर दे बेटा, रहने दे, छोड़। डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? एल्फा। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया? आई इंटू एल्फा। बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं इससे, बहुत आसान क्वेश्चंस। ये बताओ, सर्कुलर याद है? बहुत घटिया रिस्पॉन्स। सर्कुलर मोशन याद है? कितने एक्सलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में? एक रेडियल और एक एक्सलरेशन होता है रेडियल, और एक होता है। रेडियल एक्सलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। और टेंजेंशियल एक्सलरेशन का आर एल्फा। टेंजेंशियल एक्सलरेशन का आर एल्फा। टेंजेंशियल एक्सलरेशन का जनरल काम क्या है?
स्पीड चेंज करना, टेंजेंशियल का, टेंजेंशियल का स्पीड चेंज करना। क्या डायरेक्शन चेंज कर सकता है? नहीं करेगा? कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकता। सब पढ़ाना उड़ाना चौपट हो जाएगा भाई, प्लीज। इसका सामान्य काम क्या है? मैग्नीट्यूड चेंज करना, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अरे क्लैरिटी है ना? अच्छा, दूसरा क्या है? ए आर, इसका काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना, लेकिन क्या ये मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है? कर सकता है? बताए नहीं थे? ये नहीं बताए थे? दोनों दोनों कर सकते हैं, दोनों दोनों कर सकते हैं। अरे क्लैरिटी है ना? जैसे पेंडुलम गया तो पेंडुलम पलटी मार के वापस आया, तो जिस समय पेंडुलम की रफ्तार कितनी हुई? कितनी हुई? 0। उस समय डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन किया? कौन किया? एटी, टेंजेंशियल एक्सलरेशन। अब रुको, चलो आओ तो, तुमको ये दो बात याद है कि नहीं? याद है? दो तरह का एक्सलरेशन होता है, एक एटी दैट इज इक्वल टू आर अल्फा, एक ए आर दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। अब सुनना, पहला ही सवाल नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था कि एक रॉड है, नीट में था कि आईपीएमटी में था, ये यहां पे हिंज है और यहां पर एक रस्सी लगी हुई है। इस रॉड का मास m है और लेंथ l है। मास m है और लेंथ कितना है? l। हमने इसको यहां से काट दिया। जैसे काटेंगे क्या होगा? काटोगे तो क्या होगा? हाँ, काटेंगे तो क्या होगा? नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, जाएगा ना? जस्ट काटते समय, जैसे इसको काटेंगे, काटने के जस्ट बाद ए आर कितना होगा? जस्ट काटने के बाद ए आर, ए आर कितना है? 0, क्योंकि वी कितना है? सीधे बैठ जाओ पहले सब, सीधे बैठो। चलो ये बताओ, अभी ये रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? अरे रुका हुआ है, यस सर। यहां से हमने रस्सी काट दी, जैसे रस्सी काट दी, क्या नीचे की तरफ जाना चाहेगा? इसी इंस्टेंट पर, जस्ट आफ्टर कटिंग द रोप, मैं पूछ रहा हूं ए आर कितना होगा? ए आर कितना? 0। 80, 80, 0, 80, 0 नहीं, 80, 0 नहीं होगा। कहा गया इस पॉइंट का बताओ 80 क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, या ऐसे पूछेगा नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सुनना, मुझे करने दो, एक सवाल या दो सवाल मैं लगाऊंगा, फिर तुम लगाना। ये बताओ, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। यहां से कितनी डिस्टेंस है? l/2। क्या mg टॉर्क देगा? mg टॉर्क देगा। और नेट टॉर्क किसके बराबर होता है? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। तो नेट टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा, आई इंटू, नेट टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा। तो नेट टॉर्क कितना है? अरे रस्सी तो कट गई, टेंशन कितना? 0। रस्सी कटते ही टेंशन 0, तो टॉर्क कौन दे रहा है? कितनी डिस्टेंस पर? तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे? mg/L/2। और ये टॉर्क किसके बराबर है? आई इंटू एल्फा, दैट इज mg/L/2। नहीं आया? आई कितना? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना? ml²/3 इंटू एल्फा बराबर कितना? mgl/2। क्या m से m कट जाएगा? क्या इस स्क्वायर से ये l काट दे? एल्फा बराबर कितना? 3g/2l। एल्फा बराबर कितना हो गया? 3g/2l। तुमको किस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है? किसका? ए का। किसका? सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, हर पॉइंट का कि अलग अलग? सेम की अलग अलग एक्सेलरेशन। अरे ए आर कितना है? 0। एटी क्या है? आर एल्फा। एल्फा तो हर एक पार्टिकल का सेम है, लेकिन क्या अलग है? आर। क्या अलग है? अगर आर अलग है तो क्या एटी सेम होगा? ऑब्वियस, एटी तो डिफरेंट होगा ना यार। अब तुम सोचो, हम यहां पे ऐसे एक रॉड खड़ा किए हैं और रॉड को नीचे गिरा दिया, गिराए ना, तो क्या रॉड का हर एक पार्टिकल नीचे गिरा? सबसे ज्यादा कौन चला? सबसे दूर वाला ना। तो गधा दास, उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा नहीं होगा? खच्चरों वाली बातें करते हो यार तुम लोग यार। सबका एक्सेलरेशन सेम,
सबका एंगुलर एक्सलरेशन, हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सलरेशन सेम होगा, लेकिन सबका एक्सलरेशन सेम नहीं हो, क्योंकि एटी किसके बराबर, आर एल्फा। हमको किसका लिखना था, ए का। तो ए पॉइंट का ए आर कितना है, अरे रेडियल एक्सलरेशन सर्कुलर जा रहा है ना, तो ए आर बराबर क्या है, 0, क्योंकि वी कितना है, 0। एटी क्या होगा, एटी क्या होगा, आर इंटू एल्फा। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू एल, एल्फा कितना, एल्फा कितना, 3g/2। तो ये कितना हो गया, 3g/2। ये तुम्हारे पास हो गया 8। तो ए नेट भी क्या होगा, ए नेट भी क्या होगा, 3g/2, 3g/2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। नहीं आया, आया, समझ आया। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको, आगे चला जाए। लगाओगे एक सवाल खुद से, लगाओगे ना, चलो आओ, लो। एक्सेलरेशन निकालना है पॉइंट ए का, जब रोप को कट किया गया। कुछ नहीं है सवाल में, बस खाली नेट टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा लिखना है। नेट टॉर्क लिख लो तो काम बन जाएगा। और नेट टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स लिखो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो। बहुत कॉमन सवाल है ये, बहुत कॉमन सवाल। हाँ भाई, कितना आ रहा है, टॉर्क नहीं लिख पा रहे हो, कौन है था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकल रहा है। ये कितना मीटर है, तो यही तो परपेंडिकुलर होगा। तो कितना होगा ये, एंगल कितना है, 37। तो कितना होगा ये, 6, 4। परपेंडिकुलर 6 निकाल रहे हो नेता, हम माने फोर्स सेंटर पे लगेगा ना। अरे गधादार, कैसे आदमी हो यार, एकदम कॉपी करके सवाल नहीं बना पा रहे हो भाई। ये बताओ, रस्सी काट दे, आया आंसर कितना आया, 9/, आ सकता है यार, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंट रहा करो। ये बताओ, जब हम यहां से रस्सी काट दिए, इधर नीचे कितना लग रहा है, कि 10 kg है, तो क्या 100 न्यूटन लग रहा है, सेंटर पे ही लग रहा है। ये लेंथ कितनी है, कितनी है, 5। ये कितनी होगी, 4। तो टॉर्क कितना, टॉर्क कितना, 400। अरे भाई, क्या नेट टॉर्क आई इंटू एल्फा के बराबर होता है, आई कितना, ml²/3, ml²/3 इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, सॉरी ml²/3 इंटू एल्फा बराबर कितना, 100 × 4। यही करना था बस, इतना ही है सवाल। पता नहीं क्या नेता बने जा रहे हो तुम लोग। मास कितना है जी, मास कितना है, 10।
एल कितना है, तो 10 गुणे 10 लिख दें, डिवाइडेड बाई 3 इंटू एल्फा बराबर 100 गुणे 4, इससे ये कट गया, एल्फा बराबर कितना आ गया, अरे 2 दूना 4 और 2 पांचे 10, 3 दूना 6, 6/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एल्फा आ गया, एल्फा आया 6/5। भाई पीछे मित्र पल्ले पड़ रहा है, हमारी बात पहुंच रही है, तो एल्फा बराबर कितना हो गया 6/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको एल्फा पता है, हमको किसी का भी एक्सेलरेशन निकालना हो निकाल सकता है, निकाल सकते हैं ना जी। जस्ट कट करते इसकी रफ्तार कितनी है, जस्ट कट करते ही रफ्तार कितनी है, 0, कितनी है 0, तो ए आर 0 की 80 0, ए आर की 80, ए आर की 80, ए आर ना, यस 80 कितना, आर इंटू एल्फा, ए पॉइंट का निकालना था, आर कितना है भाई 10, एल्फा कितना है 6/5, 5 दूना 10, 6 दूना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन है था, तो तुम तो पता नहीं क्या 9/10 क्या निकाले थे, 12/10 कहां से आ गया था, अल्फा निकाले थे। तो हम जब ए पूछ रहे हैं तो ये बताओ ना। अब सुनो ये सवाल देखो, यहां पे mg कहां लगेगा, mg कहां लगेगा, बीच में, mg तो बीच में ही लगेगा ना यार। भाई गजब आदमी हो यार तुम लोग, बहुत सस्ते सवाल है यार, एक ही तरह के 10 सवाल करवा रहे हो मेरे से। कितना होगा यहाँ पे 100 ना, अब मिड पॉइंट पे लग रहा है, ये सोचिए कितना मीटर है 5, कितना है 5, तो ये कितना होगा 4 की 3, 4 की 3, 3 मीटर ना। नेट टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा, नेट टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा। सोच मास कितना है इसका 10, लेंथ कितना है 10, तो 10 गुणे 10, क्या ये ml स्क्वायर हो गया, अरे हुआ ना, डिवाइडेड बाई 3 बराबर 100 गुणे 100 गुणे 3 इंटू एल्फा। अरे क्लियर है क्या, इससे ये कट गया, तो एल्फा बराबर कितना, एल्फा बराबर कितना 9/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन लिखना था तुझे, देखना भाई किसका एक्सेलरेशन लिखना था, एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट, इसका लिखना है ना। तो जस्ट रिलीज के बाद कह रहा होल्ड एंड रिलीज, पकड़ के रखे थे और छोड़ दिए, जस्ट छोड़ते ही पूछा है, तो क्या v 0 है, v क्या है 0, v 0, तो ए आर 0, बस क्या होगा 80, बस क्या होगा 80, 80 बराबर आर इंटू एल्फा, आर इंटू एल्फा। तो आर कितना है जी, मिड पॉइंट का आर कितना है 5 और एल्फा 9/10, 5 दूना 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा अपना हुनर पेश करना है एक, ये बताओ ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, हमको पता था तुम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पूछा हूं ए पॉइंट का। अभी जाते जाते मुझे याद आ गया अचानक से कि ये भी पूछ लेना चाहिए, और सही सवाल पूछा हूं एकदम, कहो रे गधा, ये एंगुलर है, ट्रांसलेशनल है नेता। 80 को क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल पढ़ते हैं। 80 कौन सा एक्सेलरेशन है, कौन सा है, तो टेंजेंट के अलोंग जाएगा ना यार, इसमें क्या, हम तो पता नहीं क्या मुट्ठी बंद कर रहे थे, मुट्ठी खोल रहे थे। 80 का नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट विल बी अलोंग द टेंजेंट नाम से। तो यहां पे पता कैसे होगा डायरेक्शन, इस पे डायरेक्शन बता किधर होगा 6, ए आर तो 0 है ना, ए आर तो 0 है ना। अभी जब तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ोगे तो ये जो सवाल है, जो तुमने सबसे पहला सवाल किया था, यहां पर तो क्लियर है ना कि 80 नीचे होगा, यही ए नेट होगा। यहां से छोड़ दोगे
जब ये नीचे गिर जाएगा, जब ये वर्टिकल हो जाएगा, तो क्या उस समय इसका रफ्तार जीरो होगा? अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं, जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा, तो क्या उस समय इसका रफ्तार जीरो होगा? सोचो, जीरो होगा नहीं। अरे गिरा है ना भाई, तो नीचे कुछ रफ्तार होगी ना। रफ्तार होगी तो एटी होगा, एआर होगा, या दोनों होगा? दोनों होगा ना जी। हाँ, यही आखिरी पीक है, यही रोटेशनल मोशन का पीक है, यही हमको रोटेशनल मोशन संभालना रहेगा। लेकिन अब आज ये पढ़े हो, कल फिर आओगे तो एकदम नील बटा सन्नाटा बन के आओगे, तो कैसे बात बनेगा? तो एक सवाल और दे दें, बना दोगे? पक्का ना? आओ लो। ऐसा डील नहीं हुआ था अपना। साइड ए मास एम, साइड ए मास एम, ये है अपनी शीट, और यहां पे रस्सी लगी है। हमने जस्ट रस्सी को कट कर दिया, जस्ट रस्सी को कट कर दिया। बताओ, इस समय बताना है कि अल्फा क्या होगा, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आसान सवाल पूछें, लो। इस वजह से कराया ना कि थोड़ा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जाग जाए। करो। ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल है, इन सवालों में कुछ भी कठिनाई नहीं है। टॉर्क लिख पाओगे भाई? एकदम सीधा है, समझना। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन। टॉर्क बराबर क्या लिखे हो? टॉर्क की वैल्यू क्या है पहले वो बता दो। mg वाली टॉर्क कितना आया? mgl बाई रूट टू, mgl बाई रूट टू। हाँ ठीक है, वो सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आई इंटू एल्फा के बराबर रखना पड़ेगा ना। ओहो, 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकल पा रहा है। नहीं निकल रहा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितना है आंसर? हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुंह भूल जाएगा। कहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाले हो? ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई? एम ए की पावर 4 कैसे चला गया भाई? हाँ हाँ, क्या आता है? क्या क्या पढ़े हुए ये सब है? मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई। बट तो नाम भर दुनिया भर का नेता ही करते हो तुम लोग। क्या हाँ। बाबू, बिना मतलब का फॉर्मूला डिपेंडेंसी मत बनाओ यार, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा? अगर हम कह रहे हैं कि ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तुमको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या तुम इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? ये क्या इस लाइन के लिए रॉड की तरह बिहेव करेगा जिसका लेंथ कितना होगा?
बी कितना होगा बी। तो एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम बी स्क्वायर बाई 3। अगर ये एक्सिस खींचोगे तो इसके पैरेलल ये परपेंडिकुलर कितना है ए, तो इट विल बिहेव लाइक अ रॉड ऑफ लेंथ ए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम ए स्क्वायर बाई 3। दोनों को जोड़ दोगे, ये एक्स वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो परपेंडिकुलर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं आ रहा है तुम्हें? पता नहीं गजब आदमी हो यार। हाँ बोलो नेता लोग, ध्यान से सुनना, इसी वजह से कहते हैं थोड़ा जागो। ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? क्या मिलेगा एम ए स्क्वायर बाई 3। इस एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 3, अरे मिलेगा ना। तो अपने को तो रोटेशन तो हमारा इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हो रहा है ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर कितना, दोनों को जोड़ दे 2ma स्क्वायर बाई 3। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है ये लिखना, और ये आएगा ना तो 90% लोगों के लिए ये टफ सवाल होगा, और वही 10% में से 1-2% लोग होंगे जो सही कैलकुलेशन के साथ सही आंसर निकाल पाएंगे। और ऐसे ही सवाल होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या है इसमें, कौन सा ऐसा पहाड़ है? तुम अपनी कॉपी पलट के देख लो, जहां मैं स्क्वायर पढ़ाया हूं, जहां मैं रेक्टेंगल पढ़ाया हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हर एक पॉसिबल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताया। अब पता नहीं कौन से ढर्रे में चल रहे हो, कौन सी धुन में चल रहे हो। अब क्या है इस सवाल में, सर सेंटर पे लगेगा mg, ये डिस्टेंस होगी अपने पास कितनी a/√2। अरे ये तो पूरा a√2, तो आधा कितना होगा a/√2। तो टॉर्क कितना mg a/√2 बराबर आई इंटू एल्फा। आई कितना है 2/3 ma इंटू एल्फा। हो गया। लो एक लाइन का सवाल था, क्या हो गया, m से m कट जाएगा, a से स्क्वायर कट जाएगा, तो एल्फा कितना आ जाएगा, एल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3g/2√2a, वेर a इज एक्सलरेशन, वेर a इज एक्सलरेशन। यस सर। ए क्या है साइड। वे भाई गजब हो, गजब हो। ए क्या है साइड, समझे कि नहीं, पल्ले पड़ा पक्का। चल आ जा ले बना, सुन सुन सुन। वे आसान सवाल दिया बना, मास एम साइड ए, मास एम साइड ए, यहां से छोड़ देंगे यहीं रहेगा या नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा ना। जस्ट कट पे बता, पूरा लेक्चर ये टाइम पास चीज में निकाल दो, इसी वजह से करा रहा हूं क्योंकि ये आएगा, और गलत हो ना तो दौड़ा मारना चाहिए। थ्री जी अपन 4g 4a, तब ठीक। कहो नहीं था कितना आया, हाँ 3g/4a, ठीक बढ़िया, 3g/4a। चलो देखो भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी निकाले थे, निकाले थे ना, क्या निकाले थे 2ma² बाई 3, क्योंकि इसके अबाउट ma²/3, इसके अबाउट ma²/3, तो परपेंडिकुलर के अबाउट 2ma²/3। 2ma² बाई 3 इंटू एल्फा बराबर हो जाएगा mg इंटू a/2। अबे mg सेंटर पे ही तो लगेगा भाई, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया a/2, तो a इससे स्क्वायर काट दे, m से m काट दे, अल्फा बराबर कितना
3g/4a हो गया, अल्फा आ गया। अरे आया ना, वन लाइनर है ये सब मित्र, 15 सेकंड 17 सेकंड 20 सेकंड के सवाल हैं। नाच रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं लिख पा रहे हैं। नहीं नेता, सही कह रहा हूं ना मैं? चलो आओ, अब इसके बाद बहुत दमदार हिस्सा है, ये हिस्सा थोड़े तोते उड़ाएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पुली ब्लॉक सिस्टम होता बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा कंसेप्चुअली साउंडिंग रहने के लिए हमको चीजें समझ आनी चाहिए कि होती क्या है और कैसे होती। तो पुली ब्लॉक सिस्टम में कहा जाता है कि जो अब वास्तविक पुली की बात करेंगे, जो पुली हम पहले पढ़ते थे वो नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो आप पुली पढ़े थे वो कैसी पुली पढ़े थे? मासलेस। कैसी थी? मासलेस। और साइज कैसा था? पॉइंट इन साइज। मासलेस एंड पॉइंट इन साइज। यहां पर पुली ना तो मासलेस है और ना ही पॉइंट इन साइज है। सुनिएगा, कुछ होता नहीं है, आसान बात है, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात ना समझ आए तो रोक के पूछ लीजिएगा। ये पुली है, इस पुली को हमने यहां हिंज कर रखा, बाद में भी मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा, आराम से सवाल बन जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हमको एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है या बस हम रट लिए हैं? क्लैरिटी है ना जी? हाँ, सुनिएगा ध्यान से। हम कह रहे हैं कि इस पुली का रेडियस r है और मास m है, और इस पुली का जो शेप है ना वो डिस्क का है। किसका है भाई साहब? डिस्क का। क्या ये पुली गोल घूमेगी? तो इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब पुली पॉइंट इन साइज नहीं रहे। सुनिएगा ध्यान से। अब हमने क्या करा, इस पुली के ऊपर से एक रस्सी पास कराई। पहले तो इसको पतली रस्सी बनाते हैं, बाद में मैग्नीफाई कर लेंगे। ऐसे हमने एक रस्सी पास कराई, यहां पर लिखा मास m1 और यहां पर लिखा मास m2। तो पहले क्या होता था कि डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिखना होता था, तो हम अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास लिख लेते थे ना। हाँ, या थोड़ा सा गेम चेंज होगा। सुनिएगा, ये बताइए अगर मैं कहूं, और वो कहा ही जाएगा, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन रोप एंड पुली। रोप और पुली के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो रिलेटिव स्लाइडिंग ना होने से कौन रोक रहा होगा? अरे भाई सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। कौन है जो रिलेटिव स्लाइडिंग चाहता है कि ना हो? फ्रिक्शन। कौन चाहता है? फ्रिक्शन। अच्छा सुनना, ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 जो है ना वो बड़ा है किससे? m2 से। m1 बड़ा है m2 से, तो बताओ ये किधर जाएगा? m1 की तरफ नीचे जाएगा, और ये कहां जाएगा? ऊपर। क्या दोनों रस्सी में टेंशन सेम होगा कि अलग अलग? टेंशन सेम की अलग अलग? सेम की अलग अलग? अलग अलग। सुनिएगा सुनिएगा क्यों? पहले सड़ा लॉजिक सुनिएगा, फिर अच्छा लॉजिक सिखाऊंगा। ये बताइए, ये जो मास है ये क्या चाहता है? कि पुली ऐसे घूम जाए? पुली ऐसे घूम जाए? नहीं, पुली को रोकना चाहता है, और ये क्या चाहता है? कि पुली ऐसे घूम जाए। अरे क्लैरिटी है ना? ये चाहता है कि पुली ना घूमे, ये चाहता है कि पुली इधर ना जाए, और ये क्या चाहता है? कि पुली इधर चली जाए। तो रिजल्टेंट पुली इधर गई कि नहीं गई? अरे गई ना। अरे भाई तुम ही तो कह रहे हो कि जिसका मास ज्यादा होगा उधर जाएगी, ये तो तुमने ही बोला ना। नहीं समझ पा रहे हो यार? इधर गई ना, तो इधर गई। ये मास क्या चाहता था? ये चली जाए इधर। सोच, अगर दोनों में टेंशन कितना होता? टी। कितना होता? टी। तो ये टी क्या चाहता? कि ये घूमे? नीचे लगता ना। अरे लगता कि नहीं लगता? पल्ले पड़ रहा है, टी लगता ना। सुनना, ये टी इसको कैसे घुमाता? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। और ये टी एंटी क्लॉकवाइज। यहां सोच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो टॉर्क कितना? टी इंटू आर। इधर भी कितना?
टी इंटू आर। दोनों तरफ अगर टेंशन सेम होगा तो नेट टॉर्क, पुली घूमेगी क्या? नहीं आया? आया ना? आया ना? कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही, थर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, पुली किधर घूमी है? इसकी तरफ, M1 की तरफ। तो M1 का टेंशन, M1 का टेंशन T1, और यहां टेंशन T2। यहां टेंशन ज्यादा और यहां टेंशन कम। जब यहां टेंशन ज्यादा होगा तो ये पुली के ऊपर ज्यादा टॉर्क लगाएगा और ये पुली के ऊपर कम टॉर्क लगाएगा। ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और ये टॉर्क क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब T1 का टॉर्क और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की सेम। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये टेंशन ज्यादा है। अरे ज्यादा है ना? अब सुनना, इसको कहते हैं सड़े लेवल का कॉन्सेप्ट। इसी को थोड़ा और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखें तो मैंने पहला शब्द यूज किया था कि इसको स्लाइड करने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ना। सोच, अगर मैं इस पुली को रोक लेता, अगर तुझे याद हो तो मैंने बताया था कि जब कभी भी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो तो ये मान लो कि वहां फ्रिक्शन था ही नहीं। मान सकते हैं ना? मान सकते हैं ना? सुनना ध्यान से। हम अगर इस रस्सी की बात करें, सोचो अगर हम इसको रोक दें तो क्या ये आराम से स्लाइड कर जाएगा? अरे कर जाएगा ना भाई, फ्रिक्शन है ही नहीं, क्या पुली घूमेगी? सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या पुली घूमेगी? मतलब पुली को घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। पुली ऐसे घूमी है, इसके घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। अरे क्लैरिटी है? अगर इस पुली पर फ्रिक्शन इधर लगा है तो रस्सी पर किधर लगेगा? पीछे। लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे समझ पाए ना? समझ पाए ना? सोचना, ये रस्सी को हम काट दिए और रस्सी को हम सीधा कर दिए ताकि हम फोर्स की प्रॉपर एनालिसिस कर पाए। देखिएगा, ये हमारे पास रस्सी। अगर आप रस्सी के, ये वो वाली रस्सी है जो इस पुली के ऊपर है, अरे बात समझे है ना? इस रस्सी के इस एंड पे टेंशन कितना है? T1। इस एंड पे कितना है? T2। और फ्रिक्शन लग रहा है क्या? अरे यार नहीं आ रहा है। रस्सी पे फ्रिक्शन है, इधर लगा ना? लगा कि नहीं लगा? लगा। तो T1 किसके बराबर है? अरे भाई, रस्सी तो मासलेस है ना? रस्सी कैसी है? मासलेस। नेट फोर्स, जिसका मास ही नहीं उसके ऊपर कोई फोर्स लगने वाला। अबे नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना? तो नेट फोर्स किधर है? T1 की तरफ कि T2 की तरफ? अरे भाई नीचे ही गया ना। नेट फोर्स कितना है? T1 माइनस एफ माइनस T2 बराबर 0, क्योंकि रस्सी कैसी है? मासलेस। मास कितना है? 0। तो T1 माइनस T2 बराबर क्या है? F। अरे क्लैरिटी है? सवाल में पूछेगा फ्रिक्शन बताओ कितना है इन दोनों के बीच में। बात समझे ना? अब तुम पढ़े हो, एक तरफ टेंशन T1, एक तरफ टेंशन T2, और अगर तुमने गलती से ये फ्रिक्शन की समझ नहीं रखी तो गेम खत्म। अरे पल्ले पड़ रहा है, गोल कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। कौन घुमा रहा है? यहां टेंशन ज्यादा और यहां टेंशन कम, क्यों? क्यों? ऑब्वियस ही बात है। अरे भाई इधर फ्रिक्शन लगा कि नहीं लगा? तो ये T1 किसके बराबर है? T2 प्लस एफ। T2 प्लस एफ। और अगर थोड़ा सा आसान लेवल, थोड़ी साधारण भाषा में अपने को बात समझनी है तो क्या समझ सकते हैं कि गोल घूमा किधर? T1 की तरफ। किसकी तरफ? किसकी तरफ? तो इस पुली को गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? किसी भी दुनिया में किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार क्या है? टॉर्क। कौन? टॉर्क। किसका टॉर्क ज्यादा? T1 की T2? किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दोनों की बराबर है? इसकी भी आर है और इसकी भी। क्या टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम, तो टॉर्क किसका ज्यादा होगा? T1 का टॉर्क ज्यादा और T2 का टॉर्क। नहीं आया? आया जी? पल्ले पड़ा? समझ आ रहा है? यस। चलो देखो, तो अगर ये ए एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है, अब देखो, अब यहां पे बात करें तो यहां नीचे क्या लग रहा है? M1G। ऊपर क्या लग रहा है? T1। कौन बड़ा? कौन बड़ा? तो पहली इक्वेशन क्या हम लिख सकते हैं? M1G माइनस T1 बराबर क्या? M1A लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन,
यहां क्या लग रहा है, M2G, ऊपर क्या लग रहा है, T2। कौन बड़ा, कौन बड़ा, T2 माइनस M2G बराबर कितना, M2A। ये इक्वेशन नंबर बी। कितने अननोन, कितने अननोन, दो। अबे ना तो तुमको T1 पता, ना तो तुमको T2 पता, ना तो तुमको A पता, कितने अननोन, कितने अननोन। इक्वेशन कितनी, इक्वेशन कितनी, दो। अब तीसरी इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए होगी ना। तो नेट टॉर्क बराबर जीरो, नेट टॉर्क बराबर, टॉर्क किसके ऊपर आ रहा है, मासेस के ऊपर कि पुली के ऊपर। अभी तो तुमने मासेस की बात करी ना। अब T1 T2 लिखे, उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस निकालोगे। पुली को कौन घुमाया, टेंशन की फ्रिक्शन, किसको, टेंशन की फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दिख कौन रहा है घुमाते हुए, इधर टेंशन ज्यादा इधर टेंशन कम। हमको लगता है कि कौन घुमा रहा है, टेंशन, कौन घुमा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली घुमा कौन रहा है, फ्रिक्शन। अरे बात समझे ना, क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये सरफेस स्मूथ है तो T1 T2 की औकात है तो पुली को घुमा के दिखा दे, कॉमन सेंस समझो। तो एग्जैक्टली पुली को कौन घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है, फ्रिक्शन। अरे घुमा रहा है कि नहीं, देख ये फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो पुली का जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर, अरे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये किसके बराबर, आई इंटू एल्फा। नहीं आ रहा है, आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, कौन घुमा रहा है इसको गोल, फ्रिक्शन, कौन घुमा रहा है, फ्रिक्शन। अब सुनना, फ्रिक्शन का F और टॉर्क कितना, F इंटू आर, F इंटू आर बराबर क्या, आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। अरे क्लैरिटी है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, देख लो, सोच लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। आई इंटू एल्फा, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, अच्छा पुली में ऐसे फ्रिक्शन क्यों लगा, जैसे मान लो ये पेन इसके ऊपर रखा है, पेन आगे जा रहा है, पेन पे फ्रिक्शन कहां लगा, मेरे हाथ पे, मेरे हाथ पे फ्रिक्शन कहां लगा, आगे। तो भाई पुली ऐसे घूमी है ना, तो पुली को घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, सोचो, फ्रिक्शन। तो पुली पर तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर पुली पर इधर लगा तो रस्सी पर किधर लगेगा, पीछे, तभी तो रिलेटिव स्लाइडिंग अवॉइड होगी यार। अरे यार नहीं आ रहा है, आ रहा है। अभी बहुत शानदार सा साधारण सा दो कौड़ी का रिजल्ट आ जाएगा और उसे तुम सवाल बना पाओगे। लेकिन सवाल बनाना ही अगर उद्देश्य होगा तो हर एसर्शन रीजन का सवाल अटकेगा। यहां गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, टेंशन की फ्रिक्शन, टेंशन की फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। क्लैरिटी है ना। अब सुनना, देखना, ये बताओ एफ का वैल्यू किसके बराबर निकाले हो, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। सुनना, तो क्या मैं यहां पर T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर लिख सकता हूं, बराबर क्या, आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। अब गेम आता है एल्फा लिखने का, क्या लिखने का, एल्फा। सोच, क्या कोई रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, ध्यान से सुनना, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग, सवाल में कह दिया गया कि कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। अगर मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट का एक्सलरेशन ए है तो इस पॉइंट का भी कितना होगा, ए। अरे नहीं आया, आया, यही कॉन्सेप्ट है, यही समझना है अपने को। इस पॉइंट का एक्सलरेशन ए है, अरे नीचे वाले का एक्सलरेशन है तो इसका भी कितना होगा, ए। क्या ये इस पुली पर टेंजेंशियल एक्सलरेशन है कि नहीं है, अरे है ना। और टेंजेंशियल एक्सलरेशन किसके बराबर, आर एल्फा, किसके बराबर, किसके बराबर, आर एल्फा, किसके बराबर, आर एल्फा ना। तो यहां से क्या बनेगा, आई बराबर एल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बाई, ए बाई आर। अरे क्लैरिटी है, नहीं आया, आया जी, यस सर। तो क्या बना यहां से जरा बताना तो, T1 माइनस T2 बराबर आई ए बाई आर स्क्वायर। कितने अननोन,
एक T1 एक T2 एक A, T1 T2 और A, कितनी इक्वेशन? कितनी इक्वेशन? तीन। अरे क्लैरिटी है? तीन अननोन और कितनी इक्वेशंस? तीन इक्वेशंस। अरे क्लैरिटी है? अब सुन, अब सुन, अब करना क्या है अपने को? अब करना क्या है अपने को? चाहिए हमको नेट एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? नेट एक्सेलरेशन। सारा गेम, जितनी पढ़ाई हम कर रहे हैं, ये सब बस इसलिए कर रहे हैं कि हमको नेट एक्सेलरेशन का पता चल सके, हमारा ए का वैल्यू निकल सके। T1 माइनस T2 क्या निकाले हो? आई ए बाई आर स्क्वायर, आई ए बाई आर स्क्वायर। हम कह रहे हैं ए और बी दोनों को जोड़ दो। हम क्या कह रहे हैं? ए और बी दोनों को जोड़ दो। जोड़ो, जोड़ो, ए और बी दोनों को जोड़ो तो इसको इक्वेशन सी बना लो। ए और बी दोनों को जोड़ो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। क्या ऐसे लिख सकते हैं? M1 माइनस M2 G लिख सकते हैं? M1 माइनस M2 G। और यहां देखना, माइनस कॉमन करके क्या T1 माइनस T2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? सोच लो, पक्का ना जी? और ये किसके बराबर है? M1 प्लस M2 A। अरे नहीं आया, कठिन लग रहा है। आया जी? कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी बहुत सुंदर सा एक रिजल्ट निकल के आएगा, फिर एक लाइन में तुम्हारा सवाल बनने लग जाएगा। लेकिन सर वही बता दो नहीं, वही बता दो नहीं, वही उसी इंटेंशन से तो अपन आज तक फिजिक्स पढ़े हैं। नाच के रह जाओगे नहीं तो, अगर पूछ लिया फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ तो नहीं पूछेगा। नहीं, ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, मिलेंगे एग्जाम के बाद। M1 माइनस M2 G माइनस यहां पे क्या? T1 माइनस T2, और यहां M1 प्लस M2 इंटू A। और T1 माइनस T2 का वैल्यू किसके बराबर? आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब सुन, यहां देख, यहां देख, इधर रहने दिया हमने M1 माइनस M2 G, और यहां क्या? इस वाले को T1 माइनस T2 को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? आई बाई आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 इंटू ए। अरे नहीं आया? अरे आया? आया? पक्का? अब सुनना, यहां से ए बराबर क्या लिखोगे? ए बराबर क्या लिखोगे? बताओ, ए बराबर क्या लिखोगे? ए बराबर क्या लिखोगे? M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर। समझे कि नहीं? ये दिखा? इसी को लिखा जाता है ए बराबर अनबैलेंस्ड लोड। अनबैलेंस्ड लोड है कि नहीं? अनबैलेंस्ड लोड। अभी देख, इधर कितना लग रहा है? M1G, इधर क्या लग रहा है? M2G। तो M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाई रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मास, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मास। अरे यार, कौन कौन ट्रांसलेशनल कर रहा है? M1 और M2। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो गया? M1 प्लस M2। रोटेशनल मोशन का मास कितना है? अबे I बराबर क्या होता है? mr स्क्वायर। I बराबर mr स्क्वायर नहीं, सब अलग अलग शेप का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अरे बात समझे हो ना? अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। तो इसको एक टर्म लिखा जाता है मास में, रोटेशनल मास एक शब्द यूज किया जाता है जो आई बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अरे बात समझे हो? ये जो फॉर्मूला पढ़े हो, इसकी बहुत तगड़ी लिमिटेशन है कि बस ये इसी तरह के सिस्टम में काम कर सकता है। आगे की फिजिक्स बहुत अच्छी है, बहुत क्लियर है, तो उसमें आपको इक्वेशन बना के ही जाना पड़ता है, बट नीट एग्जाम में इतनी जरूरत अपने को पड़ती नहीं है। तो उधर बहुत डीप डिगिंग करने का कोई मतलब नहीं।
अरे पल्ले पड़ा, जरा शुरू हो जाओ, पेन चलाओ तो। चलो स्टेप बाय स्टेप पेन चलाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं पेन चलाओ। सबसे पहले पुली बनाओ, चलो पुली बनाओ साफ सुथरा, एक पेज पे रफ पे लिख रहे हो, फेयर पे लिख रहे हो, जैसे भी लिख रहे हो पुली बनाओ, साफ सुथरा बनाना। पुली से एक तरफ मास m1 और एक तरफ मास m2 लगाओ। पूरा पुली ब्लॉक सिस्टम बताओ, जो जो बोलूंगा वही वही लिखना। ठीक है ना, लिखो। पुली को ऊपर फिक्स कर दो, ऊपर फिक्स करो पुली को। पुली चल नहीं रही है, पुली चल नहीं रही है, मतलब पुली ऊपर नीचे नहीं चल रही, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रही है। ठीक है ना। इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन, इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन, if there is no relative sliding between, if there is no relative sliding between pulley and rope, pulley and rope, friction force will be responsible to rotate the pulley, to rotate the pulley towards m1, to rotate the pulley towards m1. Friction force will be responsible to rotate the pulley, to rotate the pulley towards m1. ब्रैकेट में लिख लेना, m1 is greater than m2, m1 is greater than m2. नाउ अब इसके ऊपर जो रोप है, इस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन मार्क करो। पुली पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर और रोप पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर, फिर ये रोप ड्रॉ करो। हाँ हाँ, ये वाला सेकेंड डायग्राम, ये ड्रॉ करो। दोनों जगह फ्रिक्शन मार्क करना, रस्सी पर भी और पुली पर भी। ठीक, तो T1 माइनस T2, T1 माइनस F माइनस T2 बराबर 0। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। रस्सी कैसी है, मासलेस, तो m बराबर 0। तो T1 माइनस T2 बराबर F। ठीक, अब फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाओ। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, ये दोनों हो गया, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ठीक है ना, अब लिखो नेट टॉर्क ऑन द पुली, नेट टॉर्क ऑन द पुली provided by friction, net torque on the pulley provided by friction is, लाइन चेंज करके, F इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा, प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन, नेट टॉर्क प्रोवाइडेड बाई, नेट टॉर्क प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन ऑन द पुली, नेट टॉर्क प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन ऑन द पुली इज F इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा, F इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा।
एफ इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा। अब एफ किसके बराबर है? एफ किसके बराबर निकाले हो? T1 माइनस T2, तो क्या हो जाएगा? T1 आर माइनस T2 आर। अब देखो, सारे धोखे की जगह यही है, यही सबसे धोखे की जगह है। T1 से अगर तुम टॉर्क देखते तो क्या लिखते? T1 से टॉर्क देखते तो क्या लिखते? T1 इंटू आर, T1 इंटू, और T2 से T2 इंटू आर। तो तुम T1 का टॉर्क लिखते T1 इंटू आर, और T2 का लिखते T2 इंटू आर माइनस में, और तुमको लगता कि टॉर्क कौन दे रहा है? टेंशन। कौन दे रहा है? टेंशन। लेकिन टॉर्क दे कौन रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? T1 माइनस T2। अरे आ रहा है, ये को इंसिडेंटली बराबर हो गया T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। कैसा हमको दिख रहा है कि टॉर्क किससे आ रहा है? टेंशन से। अगर हम ये ना पढ़े रहे तो हमको लगेगा कि टॉर्क देने का काम कौन कर रहा है? टेंशन। लेकिन कर कौन रहा है एग्जैक्टली? फ्रिक्शन। किसके बराबर है? T1 माइनस T2। तो हमको लग रहा है T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। अब सुनना, अब यहां पे एक और लाइन लिखना, यहां पर एक और लाइन लिखो, सिंस, सिंस पुली और ब्लॉक में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। लिखो, सिंस पुली और ब्लॉक में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। लिख लिया? सिंस पुली और ब्लॉक में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, तो ब्लॉक का एक्सलरेशन, ब्लॉक का एक्सलरेशन पुली के टेंजेंशियल एक्सलरेशन के बराबर होगा। बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, तो ब्लॉक का एक्सलरेशन पुली के टेंजेंशियल एक्सलरेशन के बराबर होगा। टेंजेंशियल एक्सलरेशन के बराबर होगा। होगा? तो भैया अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर अल्फा बराबर ए बाई आर। खत्म। तो T1 माइनस T2 बराबर कितना हो जाएगा? आई ए बाई आर स्क्वायर। क्या ए और बी दोनों को जोड़ सकते हो? लिख लो, अब सॉल्व कर लो इसको, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके ये लिख लो। समझ आए क्या किए? बस T1 माइनस T2 को इधर ले आए तो T1 माइनस T2 यहां माइनस था, प्लस हो गया आई बाई ए इंटू आर स्क्वायर। सब में से ए कॉमन कर लें तो आई बाई आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2। अरे बना जी, बना? नोट हुआ? ये लिखा? यही सारा गेम है आसान। सवाल तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसे सवाल की तरफ चलें? जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। 5 मिनट और है अपने पास, 7 मिनट।
चलो देखो, मान लो हमने तुमसे कहा कि यहां पर एक मास लटक रहा है 5 kg का, यहां पर एक मास लटक रहा है 3 kg का। हमने कहा कि इसका रेडियस दे रखा है अपने को 2 मीटर या 1 मीटर कर लो, रेडियस दे रखा है 1 मीटर और मास दे रखा है 2 kg। ठीक ना? कहा गया बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सुनिएगा, एक्सेलरेशन लिखने के लिए एक सवाल मैं करूंगा, फिर आप बनाइएगा। यहां फोर्स कितना है 50, यहां कितना है 30, अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास। इसका मास कितना है 5, इसका कितना है 3, लेकिन इसका मास बाकी है, इसका मास 2 नहीं लिखेंगे। अरे क्लैरिटी है ना? इसका मास 2 नहीं लिखा जाएगा, इसका मास होगा रोटेशनल मास। कौन सा मास होगा? रोटेशनल मास, जो किसके बराबर होगा? आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर। आई कितना? डिस्क 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 डिस्क, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो मास कितना है जी? अरे मास कितना है 2, अरे है ना? और रेडियस कितना है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अरे एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, कितना आया 1 kg, 1 kg। तो कितना हो गया 20/9। तो एक्सेलरेशन 20/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोच, पूछता अल्फा बताओ, क्या अल्फा बता सकते हैं? अल्फा बता सकते हैं? क्या लिखोगे? ए बराबर क्या होता है आर इंटू एल्फा। ए कितना है 20/9, आर कितना है 1, और एल्फा कितना हो जाएगा 20/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 20/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और सोच, और क्या पूछ सकता है? और पूछेगा फ्रिक्शन बताओ, और क्या पूछेगा? फ्रिक्शन किसके बराबर है? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। क्या इधर अपने पास T1 होगा? क्या इधर अपने पास T2 होगा? इधर एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। किधर है? नीचे। कितना 20/9 ना? तो कितना हो गया? फोर्स बता दो इधर, नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 और ये कितना है 20, तो 20 बचे 100, 100/9 न्यूटन है ना, 100/9 न्यूटन। तो ऐसे जोड़ दे, T प्लस 100/9 बराबर 50, या T1 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 100/9। अरे लिख सकते हैं यार। तो कितना हो जाएगा 450 में से 100 जाएगा तो कितना 350/9। T2, T2 क्या लिखोगे भाई? अरे ऊपर लग रहा है ना, कितना 20 गुना 40, 20 क्या है 60, 60/9 न्यूटन। तो T2 बराबर कितना 30 प्लस 60/9, 9 त्रिक 270 प्लस 60 कितना 320 की 30 बट 30, 330/9 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? फ्रिक्शन कितना? अरे फ्रिक्शन भाई कितना 350 में से 330 घटा दो तो कितना हो जाएगा 20/9। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? हाँ। ये होता है खच्चर, ये होता है खच्चर। थोड़ा दिमाग वाला लड़का क्या करेगा भाई, F इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा। अरे क्लियर है ना? अरे क्लैरिटी है? तो फ्रिक्शन कितना यहां से, आर की वैल्यू जी, आर की वैल्यू 1, आई कितना, आई कितना 1, एल्फा कितना 20/9, एफ बराबर कितना 20/9। अरे आया ना? अरे पक्का जी, समझ आ रहा है? यस। अब देख, अब इसी पे टाइम पास करते रहते हैं। ऐसे टाइम पास कैसे करेंगे? कहेंगे ले भाई खुश हो जा, इधर देख, एक पुली लगा दी, कह दिया इट इज अ बॉबिन। बॉबिन समझते हो? बॉबिन जानते हो? बॉबिन जानते हो क्या होता है? मशीन में धागा, मशीन सिलाई मशीन चलाए हो, उसमें नीचे धागा लगता है एक,
उसके ऊपर रोल होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, उसके ऊपर धागा रोल होता है। अरे होता है ना, हाँ, उसी को बॉबिन बोलते हैं। बॉबिन टर्म यूज होके आएगा। ये बॉबिन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा तुमको 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा दे दिया मैंने, बहुत कम लिख के आएगा, 0.04 ऐसे लिख के आएगा। और रेडियस तुमको दे दिया है 1 मीटर। रेडियस कितना दे दिया? 1 मीटर। कहा इसके ऊपर खूब सारा धागा रैप्ड है और यहां से एक बॉल है जिसका मास है 2 kg, ऐसे लटक रही है। अरे क्लैरिटी है ना जी? पक्का ना? कहा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? पहला सवाल, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। सोच इधर कितना लग रहा है? 20। कितना लग रहा है? 20। रस्सी में टेंशन T, एक ही तो रस्सी है ना, तो अनबैलेंस लोड कितना है? 20। और डिवाइड बाय टोटल मास 2। किसका भी आएगा? आएगा ना? क्या दिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या दिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे दिया है ना? दिया है ना? तो रोटेशनल मास कितना होगा? रोटेशनल मास कितना होगा? I बाई आर स्क्वायर। आई कितना जी? 4। और आर कितना जी? 1। तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा? तो ए बराबर कितना हो गया? 20/6 कितना? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सो जितना एक्सलरेशन इसका है, क्या वही इस पॉइंट का भी है? नहीं आया? है नहीं था? है ना? तो क्या होगा? ये कौन सा एक्सलरेशन है? टेंजेंशियल। कौन सा है? टेंजेंशियल। तो ए बराबर कितना? AT बराबर कितना? 10/3 बराबर आर इंटू एल्फा। आर कितना है? 1 मीटर। तो एल्फा कितना हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? मुझसे फ्रिक्शन पूछता तो क्या मैं फ्रिक्शन भी निकाल देता? अरे निकाल देता ना। क्या होता है? एफ बराबर कितना? आर इंटू एफ इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा। अरे क्लियर है क्या? एफ कितना? एफ आर कितना? 1। आई कितना? 4। एल्फा कितना बे? 10/3 कितना है? 40/3 न्यूटन। समझ आया? ये तभी हमको आराम से पल्ले पड़ जा रहा है जब हमने वो डेरिवेशन ढंग से की है। अगर हम तुमको यही डायरेक्टली बताते और तुमको 4 सवाल कराते, तुमको बहुत खुशी मिलता। 1 लाइन में लग गया, 2 लाइन में लग गया। और जहां एक असर्शन रीजन आएगा, जहां एक कंसेप्चुअल सवाल आएगा, रच दोगे वहीं तुरंत। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ध्यान दिए रहना। अब देख 9:46, 1 मिनट और ये देख दो जरा। कह रहा है थ्रेड वाउंड अराउंड द सर्कल ऑफ मास m एंड रेडियस r, इट इज अलाउड टू फॉल एज शोन इन फिगर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। उल्टा गिर रहा है अब ये। अब धागे को पकड़ लिया और बॉबिन को छोड़ दिया है। बॉबिन नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो नीचे गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है? अनबैलेंस लोड क्या है? mg। अनबैलेंस लोड क्या है? mg। अरे है कि नहीं है? तो आई बराबर क्या लिखेगा? अरे सॉरी, ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर अनबैलेंस लोड कितना है? mg डिवाइडेड बाई m। सोच, इसके 2 मास हैं, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। रोटेशनल कितना है और ट्रांसलेशनल? ट्रांसलेशनल m है। सोच, ट्रांसलेशनल m है कि नहीं है इसके पास, कि केवल रोटेशनल मास है? दोनों है। सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। रोटेशनल मास कितना? रोटेशनल मास कितना? ये सॉलिड सिलेंडर है ना? सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²/2। तो क्या r स्क्वायर हो जाता है? कट जाएगा। तो a बराबर कितना? a बराबर कितना? बोलो भैया 2m। तो यहां कितना हो जाएगा? 2g/3। अरे आया कि नहीं आया? गड़बड़ाना मत। पुली नीचे आ रही है, पुली नीचे आ रही है। नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका मास। कौन जिम्मेदार है? मास। और गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? टेंशन। तो रोटेशनल मास अलग चीज हो गई और ट्रांसलेशनल मास अलग चीज हो गई। रोटेशनल मास कितना है? आई बाई रोटेशनल मास कितना है? आई बाई आर स्क्वायर। अरे है कि नहीं है यार?
और ट्रांसलेशनल मास m। नहीं आया? आया जी। कठिन तो नहीं लग रहा है ना, ये था। अगर कठिन नहीं लग रहा है तो एक सवाल ये है, सोच समझ के बना के आइएगा। एक सवाल ये है, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, चलो 1 मिनट में बता ही दो इसको। कह रहा है इन द फिगर द ब्लॉक हैव मास m1 एंड n2, m1 is greater than m2 and acceleration a, the pulley p has radius r and some mass the string and some mass रेडियस आर एंड सम मास, इसका पुली का कुछ अपना मास है। द स्ट्रिंग नॉट स्लिप ऑन द पुली, स्ट्रिंग जो है वो पुली पे स्लिप नहीं कर रही, पहला ऑप्शन। द टू सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग हैव अनइक्वल टेंशन, सही है कि नहीं? अरे सही है ना, बहुत बढ़िया। क्यों टेंशन अलग अलग क्यों है? क्योंकि बीच में कौन आ गया? फ्रिक्शन। कौन आ गया? फ्रिक्शन। यहां ध्यान देना, स्ट्रिंग नॉट स्लिप मतलब फ्रिक्शन है, तो टेंशन अलग अलग होगा। द टू ब्लॉक्स हैव एक्सेलरेशन ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा ना यार। अबे रस्सी टूट नहीं जाती अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाता तो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? या तो रस्सी टूट जाती या तो रस्सी ढीली पड़ जाती, तो ऐसा हो नहीं रहा। तीसरा पढ़, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पी इज ए इंटू आर। एंगुलर एल्फा ए आर होता है कि ए बाई आर होता है? द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज जीरो, पुली का एक्सेलरेशन जीरो। अरे है नो सर, पल्ले पड़ा, ये कंसेप्चुअल एक छोटा सा। चल आजा, एक सवाल मैं दे देता हूं, बना के ले आना घर से। बताना ए क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, एल्फा क्या होगा, तीनों चीजें बतानी। चलिए बोले भारत माता की जय। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।
हेलो 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 हेलो, आवाज तो आ रही है? चलो भाई, क्या करें? क्या हैंडसम लग रहे? उससे कम नहीं पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा ही पढ़ाएंगे। जल्दी फटाफट। तो यार ये खराब हो गया तो इसको बदल दो। कैसा रहा तुम्हारा छुट्टी? अभी भी छुट्टी में ही लग रहा होगा तुम लोग। बहुत वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। छुट्टी होता ही वेस्ट ऑफ टाइम के लिए। छुट्टी से पहले जो तुम्हारी मनोभावना होगी, अरे इस बार जा रहे हैं ना, देख रहा बैकलॉग ऐसे कंप्लीट करके आऊंगा ना,